यू कैन हैव योर ओन केस, या हमारे जो बाकी ऑडियंस हैं अगर उनके ज़हन में कोई केस है तो वो भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली केस आप लोगों पे इसलिए छोड़ा जाता है कि आप लोग यू ऑल नो योर वीक पॉइंट्स, कि किस चीज़ में क्या वीक पॉइंट है या नहीं है। तो इसलिए आप उसके हिसाब से अपना एक केस डिजाइन कर सकते हो, और वॉट एवर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यू हैव, मतलब कोई ऐसा पेशेंट देखा हो या कभी डिस्कस किया हो या एग्जाम सिनेरियो में आया हो, ये सारी चीजें हम इसको डिस्कशन पॉइंट बना सकते हैं। तो यू कैन चूज एनी केस ऑफ योर चॉइस, या बाकी ऑडियंस में से भी अगर कोई शेयर करना चाहता है तो बाय ऑल मीन्स। जी जी बेटा बताइए। मैम इसमें अगर ये वाला मतलब ये सिनेरियो एक था, मतलब पेशेंट हमने देखा था कि 25 years old लेडी प्राइमरी ग्रेविडा केम विद अ कंप्लेन ऑफ रैश। मैडम बाकी ये इसका हमने नहीं किया, मतलब प्रॉपर नहीं है ना केस इस पे हमारे पास, क्योंकि ये ये प्रीवियस पास्ट। ये पेशेंट आपने देखा था? मैडम देखा नहीं था, सिर्फ एक दफा ओपीडी में आया था, उस मतलब फॉलो अप ओके नहीं किया था पेशेंट को दोबारा। ठीक है, तो इसको हम इसको एज इट इज लेके चलते हैं, या कोई और केस जो दूसरों के ज़हन में हो। हम दो तीन चीजें डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है वो किसी एक सिंगल इन्फेक्शन तक तो लिमिटेड है नहीं। तो इसमें दो चार केसेस हम इसमें कर सकते हैं। मैडम आपकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कोई आपने ऐसा पेशेंट देखा हो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हमारे एग्जाम में आ सकता है, जो सिनेरियो वो आप बता दें। ज्यादातर तो चिकन पॉक्स से रिलेटेड ही होते हैं, जो ज्यादा कॉमन सिनेरियो जो देखने में आता है, या नॉन इम्यून हाइड्रॉप्स बाज दफा हो जाते हैं, उसमें उस तरह से वर्कअप हुआ हो या ना हुआ हो, बट दीज आर द कॉमन सिनेरियोज। क्योंकि देखो, जहां तक रुबेला का ताल्लुक है, रुबेला की तो हम स्क्रीनिंग आईजीजी से करते ही हैं। और बाकी जो हम अमूमन जो हिस्ट्री में पूछते हैं, फीवर फ्लू एंड रैश, दैट इज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक सिम्टम फॉर एनी पर्टिकुलर इन्फेक्शन। ये तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है और कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन इसकी आगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में तो ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पेरिनेटल इन्फेक्शन जो है, तो इसलिए जो है वो इसको आप बेसिकली ससेप्टेबिलिटी सस्पिशन होती है इन सम केसेस, इधर बेस्ड ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, और एनी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, फीटल फाइंडिंग्स ऑन अल्ट्रासाउंड, या अगर आपने कोई सिरोलॉजी करवाई तो उसमें कोई चीज पॉजिटिव आ गई। तो ये तीन चार चीजें होती हैं जिसके बेस पे फिर आप इसको आगे एवेलुएट करते हैं और मैनेज करते हैं अकॉर्डिंगली। मैम हमारे यहाँ पे जब मैंने आईएमएम दिया था ना, आईएमएम में एक रजिस्ट्रेशन था कि पेशेंट हाँ आई है अल्ट्रासाउंड पे जो है ना वो बेबी को जो है ना वो हाइड्रॉप से ओके। असाइटिस असाइटिस से और पिलुलर इफ्यूजन है, इसके साथ पेशेंट आई है। क्लियर कट हाइड्रॉप्स नहीं था लिखा हुआ, असाइटिस और पिलुलर हाँ इफ्यूजन के साथ आई है पेशेंट ना। तो हाँ फिर जो है ना, हाउ टू एवोल्यूट दिस पेशेंट। हाँ ठीक है। अब इसमें जो है बेसिकली एवेल्युएशन में आपको जाहिर डेफिनेटली द मोर कॉमन सिनेरियो इज ऑफ इम्यून हाइड्रॉप्स। अब इसमें एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन जो हैं, ये इसमें एक बेसिकली दिस इज अ क्लिनिकल सॉफ्ट मार्कर फॉर मैनी पैथोलॉजीज, जिसमें आपने आर एच आइसोमेनाइजेशन को भी रूल आउट करना है। बट सपोज हम इसमें ये रखते हैं कि ये नॉन इम्यून है, यानी ब्लड ग्रुप इसका पॉजिटिव है, देन यू हैव टू गो फॉर द फर्दर थिंग। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और कोई अगर सिनेरियो हो तो, अगर मैम किसी के सीन में है। मैम हमारी जूनियर कोलीग थी रेजिडेंट गायनी में पीजी मैम, उसकी पहला इसका मिसकैरेज हुआ और सेकंड बेबी में ना उसका हाइड्रॉप्स था, प्रॉपर वाला हाइड्रॉप्स, एंड शी वाज RH पॉजिटिव। तो मैम जब उसका वर्कअप करवाया तो उसका CMV IgM पॉजिटिव था। सीएमवी मैम IgM आईजीएम पॉजिटिव था। जी आईजीएम मैम। पॉजिटिव था। जी ठीक है, मैम। ये आपका थर्ड केस हो गया जिसमें ये था, हाइड्रॉप्स था, हाइड्रॉप्स ही था ना, जी हाइड्रॉप्स था या पॉलीहाइड्रमनियोज था? मैम हाइड्रॉप्स था। हाइड्रॉप्स था, ठीक है। एंड एट व्हाट जेस्टेशन?
मैम सेकंड ट्राइमेस्टर में सेकंड ट्राइमेस्टर में। ओके, 16 तो ये भी एक और इंटरेस्टिंग केस हो गया कि जिसमें ये 3 केसेस हम लेके चलते हैं। ओके, नाउ कमिंग फॉर द फर्स्ट केस, 25 इयर्स प्राइमरी ग्रेविडा रैश। जी डॉक्टर उल्फत कहाँ है वो? यस मैम। हमारी वॉलंटियर। तो इसमें यस डिफरेंट मैम। वॉलंटियर जो है वो डिफरेंट केसेस को डिस्कस कर सकते हैं। जी उल्फत शुरू कीजिए। पहला केस 25 इयर्स प्राइमरी ग्रेविडा विद रैश। शी कम्स इन ओपीडी। Ma'am, first of all, I will introduce after introduction and take a demographic detail from the patient, ask the blood group from the patient and duration of such type of rash, exact site of rash and the color of rash, and is the rash is associated with fever and flu. Is it is the first episode or this type of rash occur in the previously? And I will also ask the rash is associated with any complaint of bleeding, nose bleeding, and the mouth bleeding, and the gum bleeding. And there is and there is also the vaginal discharge and the bleeding. And I will also ask the allergy to the medication or the drug or any food poisoning. And after this I will also ask from the patient, is she conceived spontaneously, any history of the previous miscarriages, or any and or the vaccination status of the patient. And in the previously. And then also ask I will also ask how she confirmed her pregnancy, any complaint of nausea, vomiting up till now, and how was the pregnancy going so far up till now. Any previous medical disorder, like like any skin disorder, and any previous surgical and any I will signpost and ask from the smoking status, and then go toward the examination. ओके गो हेड। Ma'am, in हमारी बाकी examination, ऑडियंस है ना, सॉरी, हमारे जो बाकी ऑडियंस हैं दे शुड कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन द हिस्ट्री एंड द होल प्रेजेंटेशन सो दैट वी कैन हैव कमेंट लेटर ऑन आफ्टर द केस इज फिनिश्ड। जी okay ma'am ma'am, and then go towards the general physical examination of the patient, apart from the vitals and the sub vitals, and also do the lymph node, check the lymph node palpable or not, and the conjunctiva pallardis also check, and to do the examination of the rashes, color of rash, site of rash, and the any discharge or any crusted over the rash also check. Then do the chest examination to rule out the any infections, and go towards the local abdominal examination. Either the rash is present in the periphery or not, and I will also check if the do the fetus is above the 20 weeks of gestation. Also check the fetal height of fundus, and I'll also correlate with the gestational age or not. Then I will go towards the investigations. In Okay. investigations, apart from the baseline blood group and the complete blood count, in which I will check the hemoglobin and the peripheral smear and the platelet count and the TLC. And the post 2 hours postprandial sugar levels, and complete urine examination, and the hepatitis B surface antigen, anti-HCV, and the HIV, and the antibody level of the torch profile, to check the IgG or the IgM levels. ठीक है And बस। the dating scan is available, or any anomaly scan if available. ओके और And ma'am, हम्म
मैम बस ये इन्वेस्टिगेशंस तो Okay. So after all of this, how you will what you will tell to the patient? Ma'am, I will tell the patient regarding the probable diagnosis. Diagnosis is confirmed on the investigation. So, ma'am, Hmm. there is maybe the rash is associated due to the CMV cytomegalovirus may be possible. Parvo भी possible है क्योंकि रैश उसमें भी होते हैं मैम, और रोबेला में भी रैश होते हैं पेशेंट्स को. Hmm. तो मैम अकॉर्डिंग टू और द, और मैम इज ड्यू टू द एनी एलर्जी or any medication or any bleeding disorder. okay, how you will proceed on further? Ma'am, first of all, I will counsel the patient regarding the probable diagnosis, and I Hmm. will check the antibody titer. If the IgG is present, and I will also check the avidity of the IgG. If it is more, then it could be the old infection. I will reassure the patient. If the Hmm. IgM positive, then I will treat the symptomatic treatment of patient, and I will counsel the patient. There is a chances of the fetal risk. Hmm. But the confirmatory test depend upon the further testing, like the Hmm. amniocentesis. And Hmm. I will also counsel the risk of the amniocentesis for to further confirmation of the fetal. And I will involve the multi MDT team, in which I will involve the feto-maternal medicine unit, and I will do the detailed anomaly scan to rule out the fetal abnormalities. And I will Hmm. also arrange the fetal echocardiography at 20 to 24 weeks of gestation. Hmm. And I will and if all are, if there any abnormalities found, so I will discuss the plan with the patient. Patient and my Hmm. management is depend upon the patient wishes. If there is Hmm. no any abnormalities, तो chances are is less, but not 0%, because sometimes the features are not present in the ultrasound, but it may reoccur after the baby comes out after uterus. Okay. Any audience who can comment on it comprehensively? मैम फैमिली हिस्ट्री पूछनी चाहिए थी कि फैमिली मेंबर में किसी और को रैश तो नहीं है, कोई क्रोनिक ऐसी डिजीज तो नहीं है जिससे बाइल बेसिकली Yes, ma'am. अब इसको अगर हम इस तरह से दें, क्योंकि इसमें हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा थी और बहुत सारी चीजें इन्होंने मिस कर दी. तो अब इसमें थोड़ा सा ये प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाली भी चीज में जा रहा है, जो इनकी हिस्ट्री थी विद ब्लीडिंग फ्रॉम अदर एरियाज और ये सारा कुछ. तो अब रैश जो होता है, रैश इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रूजेस. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में रैश नहीं होता, उसमें ब्रूजेस होते हैं, तो उसको हम उस तरह से मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते. एलर्जीज डेफिनेटली कैन बी अ रीजन. और ये प्रीवियस मिसकैरेज क्यों, शी इज प्राइमी ग्रेविडा एज वी टोल्ड इन द इनिशियल सिनेरियो. और फिर उसके बाद सबसे जो जरूरी चीज है वो ये कि इसमें ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी थी. दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द एग्जामिनर कि इसमें ड्यूरेशन ऑफ, बिकॉज all of the discussions later on as in especially as regard to the management depends upon the gestation at which this infection occurred. तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकल डिसऑर्डर एंड सर्जिकल डिसऑर्डर्स वो रूटीन का पार्ट है हमारी हिस्ट्री का, या कोई स्किन डिसऑर्डर तो नहीं है एक्सेप्टेड. और बाकी स्मोकिंग तो एक जनरल एक पर्सनल हिस्ट्री में आ जाता है. अब ये जो एग्जामिनेशन है इसमें और ख़ास तौर पे इसमें जो है वो सारा एसोसिएशन विद द फीवर फ्लू और ये सारा कुछ. अब जो रैश है वो कितने दिनों से है, उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स, और उसके अलावा फैमिली एक्सपोजर ये बहुत ज़रूरी है. सपोज पेशेंट कहती है कि
मैं एक फैमिली मैरिज में गई जहाँ पे एक बच्चे को ये इसी तरह का रैश था और उसके बाद हो गया, और शी इज अ स्कूल टीचर and as well as in her own house she might be having another child, the elder child who is having the same problem. तो डायग्नोसिस बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। तो इसलिए जो है ये हिस्ट्री सारी पूछना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि टाइप ऑफ रैश फर्स्ट और रिकरेंट, अमूमन रिकरेंट में जो है वो रैश की टाइप फ़र्क हो जाती है, इवन इफ इट इज़ द सेकंड या थर्ड एपिसोड। तो ये यहाँ तक तो ठीक है। अब एग्ज़ामिनेशन में जो आपने बोल दिया वाइटल हैं, लिम्फ नोड्स एंड ये ठीक है सारा कुछ। और बाकी कलर टाइप जो सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है हिस्ट्री जो रैश की है वो पूरी आपने बतानी होती है, बिकॉज़ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशेज़। और ये जो रैश हैं ये वेसिकुलर, नॉन वेसिकुलर भी होते हैं। पेशेंट से आपने पूछना है कि छाले से बने हुए होते हैं या नहीं होते, तो उससे भी उसका जो है वो पता चल जाता है। और इसके अलावा जो है उसका क्रस्ट या कितने दिन से डेवलप हुए, कुछ क्रस्ट आउट होना शुरू हुए या नहीं हुए, और इसके अलावा कोई भी और इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें आपने उसमें जनरल इन्फेक्शन, जनरल जो है इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन इस पे। अब जो फंडल हाइट आपने की है मोर देन 20 वीक्स, उसकी सिग्निफिकेंस कोई नहीं होती, उसमें 24-26 के बाद हम करते हैं फंडल हाइट एस्टिमेशन। एनीवे दिस वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, उसमें आप वैसे आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअली डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरेशन एंड द टाइप ऑफ द रैशेज, और उससे पहले वाली हिस्ट्री ऑफ एनी कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो इससे आपको, और ऑन एग्जामिनेशन द टाइप ऑफ द रैश, उसके मार्जिन कैसे हैं, उसका बेस कैसा है, डिस्चार्ज है, कोई वेसिकल्स हैं या नहीं है, ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। उसके इवन मार्जिन की डिस्क्रिप्शन भी होती है। फिर आपने एंटीबॉडीज, आईजीजी, आईजीएम जो है वो सारा कुछ किया, बट फॉर व्हाट इन्फेक्शन दिस हैज टू बी स्पेसिफाइड। तो इसमें अब यहाँ तक आपको एग्जामिनेशन तक पता चल जाता है कि पेशेंट को प्रोबेबली कौन सा इन्फेक्शन है एज ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। तो फिर आप उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। सिनेरियो में बाज दफा सिर्फ इतना सही होता है, सिनेरियो बाज दफा, ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हुए हैं कि सिनेरियो पूरी कंप्लीट हिस्ट्री भी होती है जिसपे फिर स्ट्रक्चर्ड वाइवा चलता है, बिकॉज ऑलरेडी यू नो द पेशेंट। लेकिन जिसमें सिर्फ एक छोटा सा सिनेरियो दिया होता है, देयर यू हैव टू मेक द डायग्नोसिस और बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स एज टोल्ड बाय द एग्जामिनर, तो वो आपने पूछना होता है। तो इन्वेस्टिगेशन में ये सारा आपने आईजीजी, आईजीएम, बट फॉर व्हाट इन्फेक्शन दिस नीड टू बी डिस्क्राइब। डेटिंग स्कैन ठीक है, वो तो एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है। अब जब आपने पेशेंट के साथ बात करनी है, अब देखो ये जो पेरीनेटल इन्फेक्शन होते हैं ये ऑफ एनी टाइप, इस आज तो हम टॉर्च इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वरना पेरीनेटल इन्फेक्शन में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें यू हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ एन एपिडेमियोलॉजिस्ट। सो इट्स एक जो होता है ना मल्टी डिसिप्लिनरी केयर मैनेजमेंट, वो भी इसमें जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ पेशेंट सेफ्टी इन पर्सपेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन विद द कोलीग्स। क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन विद द कोलीग्स होता है तो उसमें आप बेसिकली एमडीटी की ही बात कर रहे होते हैं। तो एमडीटी को हर जगह पे डालते हैं, चाहे टोटली आपने ही जवाब देना है और आपने ही उसको जो है वो आपको ही पता होना चाहिए, बट स्टिल मतलब आपको पता खुद होना चाहिए सब चीज का, लेकिन एमडीटी का एक लफ्ज बोलते हैं, ये जरूरी है। तो इसके इसके अलावा ये आपने इसमें जब इसकी मैनेजमेंट करनी है तो मैनेजमेंट अगेन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो आपने हिस्ट्री पे, एग्जामिनेशन पे और इन्वेस्टिगेशन पे एग्जामिनर से सवाल करने हैं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए बिफोर आई डिस्कस द मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है कुछ में आपने टर्मिनेशन करनी होती है, वो डिपेंड करता है, अब तो 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फेक्शन, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फीटल एनोमलीज टेराटोजेनिक है या नहीं है, किस टाइम ऑफ पीरियड पे वो इन्फेक्शन हुआ और फीटस उससे इन्फेक्ट हुआ या ना हुआ। क्योंकि अगर मैटरनल इन्फेक्शन हो गया तो ये कोई 100% तो नहीं है कि फीटस भी इफेक्ट हुआ हो। तो
there is predisposition of high probability of fetal infections in the certain duration gestational time period, जब वो इन्फेक्शन होता है तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। अब बाल दफा पेशेंट कहता है मुझे, पेशेंट सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है और वो कहता है कि मुझे कोई 2 महीने पहले इस तरह से हुआ था और उसके बाद से ये अब तक, उसके बाद उसको IUGR भी हो गया, उसको बहुत सारी चीजें हो गई। अब 2 महीने पहले जो इन्फेक्शन हुआ था वो हमें तो नहीं पता। अब उसमें 2 महीने पहले वाले इन्फेक्शन की आप पूरी हिस्ट्री लोगे और उस पे जो प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है, IUGR कैन बी अ सॉफ्ट मार्कर फॉर फीटल इन्फेक्शन इन सर्टन पेरिनेटल इन्फेक्शंस, टोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। और डेफिनेटली ये IUGR, ये उसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी हो सकता है, CMV भी हो सकता है, और इसमें हर्पीस का तो ज्यादा इफेक्ट जो है वो लेटर ऑन आके होता है, लेकिन ज्यादातर ये CMV या उसमें होता है, क्योंकि अगर सिर्फ IUGR वाली चीज है तो ये इन 2 इन्फेक्शंस में ज्यादा होगी। रूबेला में डेफिनेटली जो उसके सॉफ्ट मार्कर्स हैं वो फीटल एनोमलीज की सूरत में हमारे सामने होंगे अगर अर्ली उसको इन्फेक्शन हुआ हो। लेटर इन्फेक्शन होने के कोई एज सच बहुत इम्पैक्ट नहीं होता। And so is with the toxoplasmosis, उसमें surprisingly the fetal जो in utero transmission of infection है, ये याद रखें कि उसकी हमेशा जो उसका इंसिडेंस होता है वो सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा होता है, और लेकिन उसमें ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नॉट एक्सक्लूडेड, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एनॉमलीज कर सकते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में दो देयर इज वेरी लिटिल चांस के उसमें कम चांसेस होते हैं इन यूट्रो ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट द इफेक्ट्स आर मैक्सिमल, एंड सो इज विद द रूबेला इन्फेक्शन। बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट सारों में ही है, लेकिन ये दो एक उसकी ज्यादा एक बड़ी एग्जांपल्स हैं। तो इसलिए उसमें टाइम ऑफ जेस्टेशन की डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपने उसको हर हाल में डिटर्मिन करना है। तो इसमें सपोज अगर मैं आपको ये जवाब देती कि इसमें इस पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर है टू अ चाइल्ड हु वाज अफेक्टेड बाय चिकन पॉक्स इन अ फैमिली वेडिंग, तो आपके सवाल क्या हो? मैम आपने बताया 2 वीक्स एगो। हाँ, 2 वीक्स अगो। सपोज वो पेशेंट तो आई ही आपके पास रैश के साथ है ना, इसका मतलब है इन्फेक्शन तो उसको हो गया, लेकिन उसकी यस हिस्ट्री ऑफ मैम। एक्सपोजर है। अब सपोज अब जेस्टेशनल टाइम पीरियड तो हम इसको खुद से ही बना लेते हैं कि सपोज शी वाज एट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और ओके मैम। उसकी एक फैमिली वेडिंग में शी केम अक्रॉस अ चाइल्ड, बल्कि फैमिली वेडिंग में तो ज़ाहिर ऐसे बच्चे लाए नहीं जाते, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आप किसी मतलब शी वेंट टू मीट अ रिलेटिव और उनके घर में कोई बच्चा था जिसके साथ उसका एक्सपोजर हो गया, तो उसमें उसका जो है वो ये अब उसको 2 हफ्ते के बाद अब ये खुद उसको रैश हो गया। डायग्नोसिस तो बड़ा मैम क्लियर। यस क्योंकि मैम। चिकन पॉक्स का बच्चा था, उसको भी अगर हो गया तो सवाल क्या पूछोगे? मैम ask the patient duration of exposure, significant contact, and क्या and ये the सवाल and की जरूरत है जबकि रैश हो गया? इसका मतलब है सिग्निफिकेंट था तो रैश हो गया ना। ये तो यस तब मैम। है जब पेशेंट को बाद में पता चला कि इस बच्चे, ये तब सवाल होता है जो कि रैश से पहले, क्योंकि फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट पेशेंट इन्फेक्टेड वो आपने असेस करनी होती है। तो सिग्निफिकेंट कॉन्टेक्ट की जो हिस्ट्री है वो उस सूरत में वो होगी, इम्पॉर्टेंट होगी जब पेशेंट को भी रैश नहीं हुआ एंड शी कम्स राइट ऑन द नेक्स्ट डे कि ये इस तरह से मुझे पता चला है कि ये मैं एक फैमिली में गई और वहां पे एक बच्चे को बाद में मुझे पता चला कि उसको चिकन पॉक्स है एंड आई एम 12 वीक्स प्रेग्नेंट, तो आई एम मच वरीड अबाउट माय करंट प्रेगनेंसी, तो उसमें आप वो उसके क्वेश्चनिंग फर्क है। बट इन दिस पेशेंट हु हैज कम विद द रैश, Ma'am, ask the patient history vaccination or there is a previous history of the Previous this exposure. infection in previously. ठीक है। और क्या पूछोगे? कितने दिनों से रैश हुआ और टाइप ऑफ रैश? Duration. देखो अब ये जो है ना, अब चिकन पॉक्स का रैश इज
टिपिकली वेजिकुलर रैश, ये वेजिकुलर इरप्शन जिसमें होती है। तो वेजिकुलर इरप्शन जो एक्सपोजर था उसका चिकन पॉक्स का था, अब जो है वो इसमें शी हैज डेवलप्ड इट। अब आपकी आगे से जो है बाकी फर्दर जो आपकी एवेल्युएशन है या जो मैनेजमेंट है वो क्या हो इस पेशेंट में, इसको हम थोड़ा सा अब हम वो उस तरह से कर रहे हैं, एक ब्रॉड एंडेड नहीं है, अब ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। पहले वाला जो था ब्रॉड एंडेड था जिसमें पता ही कुछ नहीं था कि इस पेशेंट को है क्या। पेशेंट को रैश हो गया चिकन पॉक्स के पेशेंट के एक्सपोजर के बाद, और हमें ये बताती है कि 2 दिन से उसको रैश है। और अब पेशेंट आई है जो उसमें उसको कहती है मुझे माइल्ड सा फीवर भी है एंड शी इज क्वाइट लेथार्जिक and on examination there are vesicular eruptions on the body and as well as on the face। और ये है उसका जो कि उसकी मतलब ऑन एग्जामिनेशन आपने फाइंड आउट किया। तो उसमें अब इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट क्या होगी, ये हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की फाइंडिंग तो मैंने आपको बता दी। Ma'am, in investigation, apart from the baseline investigation, blood group of ठीक है, patient and the हम complete बेस blood लाइन को picture. डिस्कस नहीं कर रहे बेटा, बेस लाइन के अलावा जो स्पेसिफिक है वो। Ma'am, IgG titer of the Bacillus zoster to check the previous immunity, and if positive, then reassure. If there is IgM positive, then there is a recent infection. And dating scan of patient, and then go towards the management. ओके, और इसमें कोई हम टेस्ट करवाएंगे? What may be the maternal and the fetal risk in this patient? क्योंकि हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ये काउंसलिंग में भी आएगा, ये इन्वेस्टिगेशन भी हम इस हिसाब से करेंगे, ये ऑनवर्ड मैनेजमेंट में भी आएगा। After the patient has developed the rash, what can be the maternal and the fetal complication? Ma'am, in chicken pox, Suppose इसमें मैं आपको नमूनिया। बता देती अस्सलाम वालेकुम मैम। IgM भी, उसका IgM भी पॉजिटिव है, उसका IgG भी पॉजिटिव है। ma'am, maternal दोनों risk चीजें is पॉजिटिव है। maternal risk is pneumonia, encephalitis, and hepatitis, and fetal risk is could be the microcephaly, cortical atrophy, dermatomal rash in baby, and there is hydrocephaly and hydrops, and the risk of बेसिकली the fetal कंजेनिटल bacillus पेरिसेला सिंड्रोम भी हो सकता है, और syndrome. ये सारे सिम्टम्स इन यूट्रो भी हो सकते हैं। एंड मैटरनल कॉम्प्लिकेशन इफ शी इज नॉट इम्यूनाइज्ड फर्स्ट, बिकॉज उसको फुल फ्लेज अगर रैश है तो प्रोबेबली शी इज नॉट इम्यूनाइज्ड प्रीवियसली। आप इसको लेके आप पेशेंट को क्या बताओगे? अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है आपकी, इस कॉम्प्लिकेशन को जहन में रखते हुए आपकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें मजीद ऐड हो जाएंगी, वो क्या हो? Ma'am, detail anomaly scan. ओके, वो तो अभी तो 12 हफ्ते पे है ना, अभी तो डिटेल्ड एनोमली वाली चीज नहीं आई। बट इफ आई से कि इसमें जो फीटल जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ma'am, आप, हेलो 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 जी मैम। हाँ जी, तो जो आपने हमें मैटरनल कॉम्प्लिकेशन बताई उसके हिसाब से क्या आप उसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहोगे इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइल? मैम चेस्ट एक्सरे अंडर द लीड शीट इफ अवेलेबल, एंड अगर उसको कोई ऐसी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, इवन देन नहीं है तो मैम नहीं करवाएंगे। हाँ, इसमें कम से कम LFTs तो आप करवा सकते हो ना, बिकॉज पेशेंट इज हैविंग फीवर, पेशेंट इज हैविंग फुल रेंज ऑफ रैशेस and she is not immunized first, so we can expect a little bit more aggressive pattern of the disease। तो इस वजह से इसमें इसको फिर LFTs भी हम करवाएंगे, ये उसके हिसाब से होता है। अब हम आते हैं पेशेंट काउंसलिंग की तरफ। ठीक है, पेशेंट को अब कंफर्म हो गया, वो तो हमें हिस्ट्री पे भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही था कि ये इसका रैश है, बट इन व्यू इसका LFTs अभी ऐसे इम्पेयर्ड नहीं है,
और अभी तक इसका सीबीसी पैटर्न भी एक्सेप्ट फॉर द स्लाइट जो है वो उसका न्यूट्रोपिनिया है और उसका लिम्फोसाइटोसिस है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुई एंड एज ऑन सीबीसी एंड द अदर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अब आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, तो पेशेंट की काउंसलिंग में क्या चीजें आप कवर करोगे? अ पेशेंट हु इज हैविंग चिकन पॉक्स। Ma'am, first of all, I will counsel the patient regarding the probable diagnosis. I will isolate the patient and notify the infection. I will I will counsel the patient regarding the fetal-maternal risk, and I will involve the multidisciplinary team. I will start the symptomatic treatment. I will start the acyclovir therapy. 800. आपने पेशेंट को बताना है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, what Yes, ma'am. impact this problem can have on her own health and on her fetus। ठीक है ये, और इसके अलावा इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसमें बहुत सारी चीजें पेशेंट को आपने एजुकेट भी करना है फॉर द आइसोलेशन। उसमें आइसोलेशन पे डिफरेंट तरह की होगी, वो वर्किंग लेडी है तो ऑफिस से छुट्टी ले, स्कूल टीचर है तो स्कूल से छुट्टी ले, अगर वो हेल्थ प्रोफेशनल है तो हॉस्पिटल से छुट्टी ले, एंड शी हैज टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन एट द होम एंड द अदर फैमिली मेंबर एज वेल। Or till what time period this you have to tell the patient when she is out of that infection phase, meaning that when all the rashes are crusted off। ये सारा कुछ आपने बताना है। फिर उसमें उसको हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड चीजें एंड द ऑनवर्ड प्लान ऑफ मैनेजमेंट, और उस ऑनवर्ड प्लान ऑफ मैनेजमेंट में क्या आपने करना है, उस उन ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एंड देन लेटर ऑन जो आपने प्लान ऑफ मैनेजमेंट में ये भी आएगा कि बाकी प्रेगनेंसी हमने उसकी कैसे चलानी है, जस्ट कवरिंग इन वन सेंटेंस। ठीक है ना, इतना लंबा टाइम नहीं होता। और उसमें ये भी कि इस प्रेगनेंसी में एंटिसिपेटेड कॉम्प्लिकेशन में कैन बी द फीटल एनोमलीज विच विल बी डिटेक्टेड एट अ डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड, और उसमें अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें टर्मिनेशन की ऑफर की जा सकती है, बट यूजुअली इन द चिकन पॉक्स द प्रेगनेंसी इन द चिकन पॉक्स यूजुअली टर्मिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, एंड इट कैन बी मैनिफेस्टेड एज ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसके लिए हमें सीरियल अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, एंड फॉर नाउ शी हैज टू बी ऑन दिस एंटीवायरल थेरेपी। अब वो जो एंटीवायरल थेरेपी है, उस एंटीवायरल थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा, फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ मच टाइम ऑफ पीरियड, एंड व्हाट वुड बी द प्लान ऑफ मैनेजमेंट अबाउट द डिलीवरी एट व्हाट जेस्टेशन। ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं जो आपने उसको रफली बतानी होंगी कि इसमें इफ एवरीथिंग गोज ओके देन वी विल डिलीवर हर एट टर्म, मीनिंग दैट 38 वीक्स पे तकरीबन। और अगर उसमें कोई IUGR आ जाता है या और कोई फीटल कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, देन इट हैज टू बी डिसाइडेड अ बिट अर्लियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एट दैट टाइम। बट फॉर दैट ही हैज टू बी ऑन द रेगुलर एंटीनेटल फॉलोअप्स, जिसके साथ उसने जो है वो प्रेगनेंसी को चलाना है, so she has to be compliant for that, so that the things are not undetected when the need arise for any management। फिर उसके बाद आपकी मल्टीडिसिप्लिनरी, जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पहला लफ्ज मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट, और उसके बाद फिर एंटीवायरल थेरेपी, उसकी डोज, उसकी ड्यूरेशन, और उसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट साथ चलेगी, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड जो प्रेगनेंसी मैनेजमेंट है वो भी सीरियल अल्ट्रासाउंड है, डिटेल एनोमली स्कैन है, सीरियल ग्रोथ अल्ट्रासाउंड्स उसके बाद 28 वीक्स के बाद, और उसके बाद फिर उसमें अगर IUGR वाली चीज है तो मैनेज अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी जो कि इसमें हमने मैनेजमेंट में वो कवर करनी होगी। Now suppose the same patient comes to you right 24 hours after, the next day after she came to know that the child with whom she was sitting was having chicken pox, और अब वो 12 weeks की प्रेगनेंसी पे है, तो then how your management would be different from this current management? Ma'am, if it is occur before the rash or after exposure नहीं आई है नहीं, patient ना? 24 आवर्स के बाद आ गई है ना, अभी तो रैश नहीं हुए ना, अभी तो रैश नहीं है। अब हम वो वाला पेशेंट डिस्कस कर रहे हैं जिसकी हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर है, एंड शी हैज कम टू यू फॉर आस्किंग एन ओपिनियन अबाउट द मैनेजमेंट आफ्टर द एक्सपोजर टू अ चिकन पॉक्स चाइल्ड।
मैम इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन में वही आईजीजी लेवल चेक करेंगे पहले अब पेशेंट इसमें का। नहीं, देखो हमेशा हिस्ट्री पे फिर जो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है उसका पूछो। जो हमने रैश में नहीं पूछा था, क्योंकि रैश में हमें पता है सिग्निफिकेंट था तो रैश हो गया ना। तो वो जो ओके मैडम चीज इसमें ये पूछेंगे ना कि 15 मिनट या उससे ज्यादा हाँ, कांटेक्ट तो नहीं रहा। सिग्निफिकेंट एक्सपोजर का हमने पूछना है। और अगर सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है तो फिर उसके बाद आपकी लाइन ऑफ Serology मैनेजमेंट test। क्या होगी? जी मैम इस पे क्लोज कांटेक्ट की हिस्ट्री पूछेंगे। हो गया ना, क्लोज कांटेक्ट था, सिग्निफिकेंट कांटेक्ट था। मैडम सेरोलॉजी टेस्ट करवाएंगे ना, इसके अंदर देखेंगे कि एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। अगर ठीक है, अगर जो है राब्ते को 10 दिन से ज्यादा हुए हैं या 10 दिन से कम हुए हैं, ये भी देखेंगे। क्या क्या किस चीज को? मतलब कांटेक्ट हुए हुए बेटा 10 ये दिन हम से बार बार ज्यादा देखो, गुजर गए। आप लोग ना जरा गौर नहीं करते हो सुनने पे। ये मैंने 2-3 दफा रिपीट किया है कि वो कांटेक्ट के अगले ही दिन हमारे पास आ गई और उसने जो है वो कहा कि रात को मैं इधर ऐसी फैमिली में गई हुई थी और उसके बाद जो मुझे बाद में पता चला कि ये उस बच्चे को चिकन पॉक्स है। And now I have come to you for an opinion that what should I do now? And is there मैडम अब उसका सेरोलॉजी टेस्ट होगा ना, ये देखने के लिए कि ठीक है, एंटीबॉडीज serology बन। टेस्ट हमने कर लिया। Which serology test? मैडम आईजीजी एंटीबॉडीज के लिए। Okay. सबसे पहले हम उसका इम्यून स्टेटस डिटरमिन करेंगे बाय आईजीजी कि प्रीवियसली ये इम्यूनाइज्ड है या नहीं है। नहीं है। सपोज अगर मैडम हाँ शी इज इम्यूनाइज्ड, आईजीजी बिकम्स पॉजिटिव। तो आईजीजी पॉजिटिव के क्या मतलब हो सकते हैं? मैम या तो वो प्रीवियस इन्फेक्शन उसको हो चुका है या वो इम्यूनिटी उसको है, मतलब इम्यून हो चुकी है, मतलब उसने वैक्सीनेशन करवाई हुई है पेशेंट ने ना। ओके, या तो वैक्सीनेशन हुई हुई है या फिर उसको प्रीवियस या फिर इन्फेक्शन पहले हुआ है कभी ये। कांटेक्ट हुआ होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आईजीजी नहीं बन सकती। सो इट सिंपली मीन दैट शी इज इम्यूनाइज्ड फ्रॉम वॉट एवर सोर्स, चाहे वो कॉन्टेक्ट से हो चाहे वो जी वैक्सीनेशन से हो। ठीक है, अगर आईजीजी पॉजिटिव उसका है और 24 घंटे में आईजीएम भी नहीं बन सकता, आईजीजी भी नहीं बन सकता, सो अलबत्ता अगर यही पेशेंट आती है कोई 4-5 दिन के बाद तो आईजीएम की भी सिग्निफिकेंस होगी, आईजीजी की भी सिग्निफिकेंस होगी। क्योंकि आईजीजी अमूमन 2-3 हफ्ते लेता है आईजीएम के बाद बनने में, बट स्टिल समटाइम्स इफ द वायरल लोड इज क्वाइट हाई इट कैन बी अर्लियर, इवन अर्लियर। लेकिन आपने एक मेन फिगर की बात करनी होती है। तो चूंकि ये 24 घंटे बाद आई तो आईजीजी पॉजिटिव विल सिंपली मीन दैट शी इज इम्यूनाइज्ड। और अगर उसका आईजीजी पॉजिटिव आता है तो आप उसको कैसे काउंसल करोगे? Ma'am, reassure and advise to contact GP if Reassure. she develops. जस्ट टू मैडम उसको हाँ जी ठीक है। लेकिन अगर उसको कोई सिम्टम डेवलप होते हैं तो फिर वो उस सूरत में आ सकती है, अगरचे उसके चांसेस नहीं है, बिकॉज शी इज इम्यूनाइज्ड एंड हर इम्यून सिस्टम कैन वेल मैनेज द वायरस इफ शी हैज गॉट एनी आफ्टर द एक्सपोजर। तो उसमें फिक्र की बात नहीं है, वो उसका मसला नहीं है, वो रीअश्योर बस करना। बट सपोज हर आईजीजी बिकम्स नेगेटिव, अगर पेशेंट का आईजीजी नेगेटिव आता है, इसी पेशेंट का 24 घंटे बाद आई, तो हमने मैडम उसको वेरिसिलस जूस्टर की जो आईजीजी है वो देंगे, उसका इंजेक्शन देंगे। ठीक है। जी मैडम, और फिर उसको बताएंगे कि आपका इन्फेक्शियस पीरियड जो है ना इस इंजेक्शन के लगने के बाद वो 8 to 21 डेज होगा। नहीं 8 to 28 डेज होगा, सॉरी 8 to 28 डेज होगा। और अगर ये नहीं मिलता है किसी को तो फिर उसका 8 to 21 डेज होता है। यानी उस वक्त देखो तक आपको बच्चों ये के और मेरा ख्याल है ये इंजेक्शन शायद अवेलेबल है ही नहीं। इज इट सो? किसी को कभी मिला इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन का चिकन पॉक्स वेरिसेला का? No, ma'am. नहीं मैडम मिलता, ये अवेलेबल लेकिन नहीं। गाइडलाइन में तो इसकी यही लिखा हुआ था मैडम, नहीं इसी नहीं, तरह। गाइडलाइन में जाहिर है वहाँ अवेलेबल है ना, मैं तो अपनी कंट्री की बात कर रही हूँ। सो इन पाकिस्तान दिस इज नॉट अवेलेबल। So ideal thing is to give her a shot of immunoglobulins, लेकिन अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सिग्निफिकेंट कंटेंट है, आईजीजी उसका नेगेटिव है।
तो मैडम फिर उसको ये करना चाहिए कि फिर उसको ये बताएंगे क्या आपको ये नहीं मिल रहा है, तो 8 to 21 डेज के लिए फिर वो जो है बोल रहेगी इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, और वो उस वक्त तक है ना अपने आप को आइसोलेटेड रखेगी बच्चों से, प्रेग्नेंट दूसरी औरतों से, और किसी भी वक्त अगर उसको रैश डेवलप होता है तो वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल आएगी। क्या इसमें हम एंटीवायरल दे सकते हैं? नहीं मैडम, अभी क्यों देंगे जब रैश ही नहीं है। नहीं, लेकिन एंटी मतलब उसमें हम ये उसको एजुकेट कर सकते हैं। एक तो हम उसका सारा वो उसकी ट्रैकिंग करेंगे आईजीजी की, ठीक है ना, अब जी सॉरी आईजीएम की, ठीक है, आईजीएम तो विल बी द फर्स्ट वन टू अपीयर। तो आईजीएम जाहिर है 24 घंटे बाद तो आईजीएम भी नेगेटिव, आईजीजी भी नेगेटिव, लेकिन हम इसकी सारी ट्रैकिंग करेंगे और उसको कहेंगे कि जैसे ही उसको पहला रैश भी हो, शी शुड कम एंड देन शी शुड हैव एंटीवायरल थेरेपी, एसाइक्लोवर, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पेशेंट जो इसको चिकन पॉक्स हो गया, जो इसको वायरस उसके अंदर गया है, वो जाहिर है उसने इनिशिएट करना है अपना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, बट दिस इज नॉट सर्टन अब कि ये जो है इसमें कितने चांसेस हैं कि ये फीटस भी इन्फेक्ट हो, बट यू हैव टू सेव द मदर फ्रॉम द complication of this infection. So if she has got it और इसका जो इम्यून सिस्टम है ना उसने उसको रिस्पॉन्ड किया, आईजीजीएफ बनना, इसका मतलब है कि अब वायरस उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसके एंटीजेंस ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी थ्रू द इम्यून सिस्टम ऑफ दैट पेशेंट, आईजीजी बन गई, आईजीएम बन गई, तो इसमें अब रैश के भी होने के चांसेस हैं। अब एंटीबॉडीज जो नेचुरली बनती हैं बेसिकली, उससे तो हमें ये पता चलता है कि इन्फेक्शन हो गया, लेकिन sometimes these antibodies can self-limit the disease itself, though it is not so common in chicken pox infection में अमूमन ये लेकिन adults में भी ये basically होता है unless there are certain risk factor in the patient, यानी ये हम कहते हैं predisposition to the onset of infection in a patient who has got a significant contact, यानी आईजीजी जो एंटीबॉडीज हैं उनका काम क्या है, एंटीजेंस के अगेंस्ट करना। सो मे बी कि उसका इम्यून सिस्टम उसको लिमिट कर ले, लेकिन रैश बन गया, यानी रैश ने आना शुरू हुआ, बिकॉज एज सुन एज द रैश इज डेवलप, इसका मतलब है अब ये क्लिनिकली मैनिफेस्ट होगी ही डिजीज, तब ही वो रैश आया, तो उस सूरत में फिर आप उसको एंटीवायरल थेरेपी पे डाल सकते। उसके दो चीजें होती हैं, इट कैन लिमिट द डिजीज सो दैट इसकी जो एग्रेसिव कॉम्प्लिकेशन है, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं इन्फेक्शन के, वो नहीं होते मैटरनल एज वेल एज फीटस। दूसरी चीज ये है कि बाय एंटीवायरल थेरेपी यू कैन लिमिट द वायरल लोड एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट, और उसके बाद उसमें जो इन यूट्रो ट्रांसमिशन टू द फीटस हैं वो कम से कम होते हैं, बिकॉज एट दिस टाइम पीरियड if the infection is not limited either by the own immune system or by the antiviral therapy or by immunoglobulins if available, तो ये congenital varicella syndrome कर सकते हैं बच्चे में, जो कि डेफिनेटली जो बाद में जो है वो बाद दफा नॉट कंपेटेबल विद लाइफ इफ वेरी एक्सटेंसिव, तो इसलिए उसको फिर एंटीवायरल थेरेपी हम उस सूरत में देंगे जब उसका रैश हुए यानी कि विद इन 24 to 48 आवर्स जो है वो उसमें देना होता है एंटीवायरल थेरेपी भी। और जो इम्यूनोग्लोबुलेंस है वो बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश, उनकी ज्यादा जो सिग्निफिकेंस है वो बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश होती है, या फिर रैश के अपीयर होते ही, वहां पे भी लिमिट हो सकता है बाय इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो इसको जरा क्लियरली जो है वो मेकआउट करना बड़ा जरूरी है कि किस वक्त हमने क्या करना है और कैसे करना है। अब इसने ये तो हो गया, अब ये चिकन पॉक्स का हमने बेसिकली कर लिया। अब if it is clear we can move on to the second case because we have to discuss 2 more cases, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसमें who will be the volunteer for the second case in a patient। मैडम इसमें ये बताइएगा कि अगर पेशेंट का ना अगर आ जाता है रैश आ गया सपोज, तो मैडम फिर फीटल वेरिसिला सिंड्रोम के लिए बच्चे को कैसे? अच्छा रैश आ गया, ठीक है, और जी
तो मैडम फिर फीटल वेरिसिला सिंड्रोम के लिए किस तरह उसको वो बच्चे को देखना नहीं है? देखो, अब आपने पेशेंट को एजुकेट कर दिया ना कि जैसे ही अव्वल तो उसने आइसोलेटेड रहना है, टाइम टू टाइम ये टेस्ट करवाने हैं, रैश जैसे ही उसको लगे कि होने लगा है, फौरन हॉस्पिटल आए, so that you can start her antiviral therapy. एंटीवायरल थेरेपी फिर फुल थेराप्यूटिक डोज में आप दोगे, नॉट प्रोफाइलेक्टिकली। तो उस वो जो चीज है जो एंटीवायरल थेरेपी है, गिवन एट दैट टाइम, और इफ यू हैव गिवन द इम्यूनोग्लोबुलिन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ रैश, तो इन दोनों का काम ही ये है कि ये वायरल लोड को कम करेंगी और इन यूट्रो ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन टू द फीटस विल बी मिनिमाइज्ड। और इसके अलावा जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है वो भी कम से कम हो जाएंगी। सो इफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज अवेलेबल, बेस्ट थेरेपी, क्योंकि उसने बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो है वो, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन की सूरत में आप एंटीबॉडीज दे रहे हैं, बने बनाए एंटीबॉडीज दे रहे हैं, बॉडी को खुद नहीं बनाने पड़ रहे। लेकिन आपने जैसे ही वो वायरस यानी एंटीजन बॉडी के अंदर गया, वो जो आपने बने बनाए इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज दे दिए, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। So there will be no virus, actually no virus, जो कि उस सारी डिजीज को कर सकेगा। लेकिन हमें इम्यून रिएक्शंस का नहीं पता होता, दैट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देर आर सर्टन रिस्क फैक्टर्स जिसमें थोड़ा सा ये इम्यून जो रिस्पॉन्स है वीकेंड होता है। इन दैट केस द डिजीज कैन बी मैनिफेस्टेड इन इट्स फुलेस्ट रेंज। तो इसलिए जो है वो हमें ये पता नहीं होता, इसलिए हम उसके नेचुरल उस पे नहीं डिपेंड करते, बिकॉज हेयर इज एन इश्यू ऑफ द डेवलपिंग फीटस। और एडल्ट जो चिकन पॉक्स या वेरिसेला है उसकी मैनिफेस्टेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें ये होता है। चलिए जी, अब हमारा दूसरा केस है जिसमें अल्ट्रासाउंड पे एक पेशेंट है जो कि आई है सपोज 21 वीक्स पे or 24 weeks per rather, and she is gravida 2 para 1, previous HSV दिया, uncomplicated delivery, कोई मसला नहीं है, and now she has come for the workup because as on anomaly scan, जो anomaly scan उसका हुआ उस पे पता चला कि उसको हाइड्रॉप्स भी है, साइटिस भी है, प्लूरल एफ्यूजन भी है, उसमें ये सारा कुछ। इसको आप कैसे मैनेज करोगे, एंड हु विल बी आवर वॉलंटियर फॉर दिस केस? मैं कर देती हूँ। कौन आप? डॉक्टर शकीला? जी जी। जी डॉक्टर शकीला शुरू करें। First, I will greet my patient, and after mutual introduction and confirming the provided details, giving in the data, then take focus history. And I will ask about her last menstrual period, calculate her duration of pregnancy and expected date of delivery, and then I will also inquire about any history of low-grade fever, lethargy, generalized weakness in first trimester, and his folic acid intake, and any dating scan, and then after this any after the any history of low-grade fever, and after this I will also inquire about as already I detailed anomaly scan is given, and hydrophytalis is diagnosed on the anomaly scan. So I will also after history of low-grade fever, lethargy, generalized weakness, I will also inquire about her any medical disorder, any surgical history, personal any allergic history, and personal history of smoking, and socioeconomic support. Then I will proceed to general physical examination, check her vitals, and do abdominal examination, check her fundal height, and then after this I check fetal heart sound. After this I will need investigations, as first baseline investigations, and then torch profile of the infection also, and then I will counsel the patient as she is diagnosed in hydrophytalis and caused by the CMV infection, and I will also involve the multidisciplinary team and notify the infection, and no, so ma'am notify So नहीं करेंगे इसको. what exactly you will tell the patient that what she is suffering from? I will counsel the patient. She is her
fetus suffer. Her fetus is hydrophytalis. This is an abnormal pregnancy, abnormal fetal growth, abnormality in the fetus, and she is caused, and this is caused by the infection, CMV infection, and the baby is now abnormal, and no continuation of pregnancy is not. And ma'am, I will offer the termination of pregnancy to the patient, and ma'am, I will offer the termination of the pregnancy. अच्छा, ये और होगा। how you will मैडम अगर proceed नॉन further? इम्यून हाइड्रॉप्स है तो उसके तो बहुत सारे कॉजेज हैं, वो सारे बात डिस्कस करते हैं, how you will proceed further, डॉक्टर शकीला। मैम जैसे कि शी इज डायग्नोज हाइड्रोफिटालिस एंड नो बेबी आउटकम, मैम आई विल काउंसिल द पेशेंट, द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विल बी, आई विल एडवाइस, एंड नो fetal outcome, and after termination of, मैम फर्स्ट ठीक है, आई विल, आप बोलते जाएं, जाहिर है गलत बोलेंगे तो सही भी आएगा। first TART profile infection is done, and in this I will check CMV IgGM and CMV IgM and CMV IgG, and if both are positive, then I will go for avidity index, and if less than 30% avidity index, it shows the active infection in the body, and also this infection affect the baby also. So I will counsel the patient, the baby is hydrophytalis, this is not normal baby, and this is caused by the CMV infection, viral infection, and no baby outcome. I will offer termination of pregnancy. I will involve I will involve the multidisciplinary team. मैम बस इतना ही होगा, इसका क्या होगा? Okay, so you have finished with the case. Yes, ma'am. Just in 5 minutes. चलो, और कोई इस पे अपनी राय देना चाहेगा? मैडम ये क्या CMV पॉजिटिव थी? CMV का केस था ये? नहीं, हमने CMV की तो बात ही नहीं की। वो का था, वही और मैंने, वही हाँ या मैडम, same, तो ये तो मतलब नॉन ये इम्यून आइडेंटिफाई हाइड्रॉप्स का नहीं हो केस। सका। एक मैम मिनट, इसके अंदर हम पहले हम फर्दर नॉट ऑन मैम इन्वेस्टिगेशन, फर्दर टेस्टिंग हम एक मिनट, करवाएंगे ना इसके अंदर। देखिए ऐसे तो बेटा, पेशेंट को हम तो एम्पैथेटिक काउंसलिंग करेंगे मैम, कि बेटा, मतलब मैडम एक- पहले इसकी अल्ट्रासाउंड हिस्ट्री, फाइंडिंग मैडम है, इसकी हिस्ट्री फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं जैसे सिनेरियो तो टर्मिनेशन बता कैसे कर दूं, सकते सिनेरियो हैं, तो बता फिर दूं तो भाई। मेडिसिन यूनिट इन्वॉल्व सिनेरियो होगा, ये था फिर हम कि उनसे ओपिनियन लेंगे। है, ग्रेविडा 2 पैरा 1, और ये 24 वीक्स पे आई है हमारे पास विद एन नॉन अल्ट्रासाउंड इम्यून हाइड्रॉप्स है तो फीटल मेडिसिन यूनिट देख सकते हैं, और we did not mention anything about CMV, जी ठीक है, और इसमें इसकी evaluation फर्दर और बाकी इसका जो सारी इसकी evaluation and management and counseling everything that had to be covered। तो एक ऐसा पेशेंट जो 24 हफ्ते पे आ गया, हाइड्रॉप्स एसाइटिस प्लूरल इफ्यूजन, हाउ टू एवेलुएट, ये आप ही का बताया हुआ सिनेरियो था। और उसमें वो बेसिकली अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग लेके आती है कि ये तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अब ये मैं अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया है तो ये हाइड्रॉप्स आ गया, किसी ने ब्लड ग्रुप मेंशन करने की जरूरत नहीं समझी, सपोज हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो देखो, अब ये जो हम एक पेशेंट, एक हमारी जो हेडिंग होती है, जैसे हम टॉर्च इन्फेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एज वेल। यानी अब इसमें ये कुछ चीजें उसकी हो सकता है कि हो उसके हिसाब से, CMV के हिसाब से, बट द होल सिनेरियो इज नॉट गोइंग एज पर फॉर CMV केस। तो उसमें सारा उसका क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट देखो, तो इसमें तो इन्वेस्टिगेशन में तो कहीं मेंशन नहीं हुआ कि इसका ब्लड ग्रुप क्या था। सपोज आई बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा और लिमिट कर देती हूँ कि पेशेंट ये आती है 24 वीक्स की आती है, ऑन अल्ट्रासाउंड ये सारी फीचर्स हैं, ब्लड ग्रुप उसका पॉजिटिव है। अब आप इसकी जो फर्दर जो इसमें सारा था वो आपने इसको कैसे करना है, जाहिर है उसमें कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री किसके साथ, कॉन्टैक्ट विद व्हाट। अब ये बेसिकली
जो पेरीनेटल इन्फेक्शंस में एक चीज आती है पार्वोवायरस भी, बेसिकली दिस इज द केस ऑफ जी because non-immune high drops at an early stage यही है ना इस वक्त 24 वीक्स पे है, it is not the later stage। तो एक अर्ली स्टेज पे जो उसको, और उसमें हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट होती है क्योंकि ये मोमेंट स्कूल चिल्ड्रन में ये होता है, तो हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट बताना पड़ता है कि किस चीज से कांटेक्ट, और ये बाकी तो वेग सी चीजें हैं जो हम आम नॉर्मल प्रेगनेंसी के हिसाब से भी पूछते हैं और हम एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में भी वो पूछनी होती हैं। चलो फीवर हो गया क्योंकि फ्लू लाइक इलनेस है। अब इसमें जो रैश होता है वो जरूरी है पूछना, क्योंकि सीएमवी में वो होगा, मतलब हाइड्रोकेफलस तो हो सकता है, वो भी इतना जल्दी नहीं होता। हाइड्रोकेफलस तो हो सकता है, शी इज अ केस ऑफ हाइड्रोप्स which is not a primary picture of CMV. This is a picture of hydrops fetalis either due to immune or due to non-immune reasons. और इसके अलावा हम सिर्फ इसी पे फोकस नहीं रहते। ब्लड ग्रुप मैंने बता दिया पॉजिटिव है। नॉन इम्यून में अगर पेशेंट की हिस्ट्री कॉन्टेक्ट की फीवर भी उसको है, ये सारा कुछ है, तो थिंक ऑफ दिस बेसिकली जो फिफ्थ डिजीज है ना, ये आपने उसको वो करना होता। इसके अलावा डिफरेंट एनॉमलीज कैन गिव राइज टू नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फिटालिस। तो इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होते हैं उससे हटके भी सोचो कि क्या कोई और इसकी वजह हो सकती है, लेकिन इसमें पार्वो वायरस विल बी द रीजन, और उसी के हिसाब से कॉन्टेक्ट पूछना है, उसी के हिसाब से उसके टेस्टिंग भी करवानी है। इज इट क्लियर नाउ? और इसके अलावा जो उसका डिटेल्ड एनॉमली स्कैन है वो जाहिर है उसमें हाइड्रॉप्स के साथ बाज दफा चीजों को लाइन आउट करना, लेकिन कार्डियक एनॉमली, क्योंकि कार्डियक एनॉमली कैन गिव राइज टू दिस कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कंडीशन। तो इसलिए जो है वो इसको, ये बेसिकली पार्वो वायरस का केस है। अब टॉर्च की स्क्रीनिंग या उसकी काउंसलिंग, इट मींस व्हाट? क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि इन्वेस्टिगेशन में कोई टॉर्च प्रोफाइल करूंगी। अब ये टॉर्च प्रोफाइल में जब आप इस तरह की एक वेग सी टर्म बोलते हैं तो उसकी आपको फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बतानी पड़ती है कि आउट ऑफ टॉर्च प्रोफाइल which infection will be responsible for this? मैम इसमें सेफलस का होगा ना? क्या होगा? नहीं, पार्वो सेफलस वायरस होगा ना। सेफलस भी Basically, हाइड्रॉप्स करवा parvovirus सकते। नहीं, हाँ उसमें पार्वो वायरस तो पी है ना, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेरीनेटल इन्फेक्शन। टॉर्च इन्फेक्शन इज पेरीनेटल हाँ, टॉर्च इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। तो जी ये हम कह सकते हैं क्योंकि जैसे बाल दफा सिफिलिस भी टॉर्च स्क्रीनिंग में आ जाता है, क्योंकि ये सारी वो इन्फेक्शंस हैं जो किसी ना किसी हद तक ये इंट्रा यूट्राइन इनकी ट्रांसमिशन भी होती है, और कुछ की तो जेनिटल रूट के साथ भी जर्नी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी हो रही होती है। सो वी शुड नो द रूट ऑफ ट्रांसमिशन एज वेल। टॉर्च इन्फेक्शन सारे जो है वो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन बाकी जो हेपेटाइटिस बी है, सी है और HIV है, जो ये सारे जो ये पार्वो वायरस की भी इंट्रा यूट्राइन होती है, उसकी जेनिटल रूट के थ्रू नहीं होती। तो ये सारे जो हैं दे हैव हेमाटोजेनिस एज वेल एज द जेनिटल रूट स्प्रेड, और इसके अलावा पोस्टनेटल थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग भी हो सकती है। तो ये इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन सब इन्फेक्शंस का पता होना चाहिए, लेकिन टॉर्च आर मेनली थ्रू द हेमाटोजेनिस रूट इन यूट्रो। तो ये इसको आप पार्वो वायरस के तौर पे करोगे। अब जहां तक इन्होंने बताया, आप IgM IgG इसका पॉजिटिव आ जाता है, तो fetus is affected. Do you think that we can reverse the disease by giving her? अब उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है पार्वो वायरस में, जो कि इम्यून में होता है, मैकेनिज्म वही है लेकिन कॉज फर्क है। तो उसमें वजह ये होती है कि दिस वायरस स्पेसिफिकली cause the hemolysis of the RBCs. So there is fetal anemia. In many cases it is self-limiting. लेकिन कुछ केसेस में ये ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म जो है इसकी हो जाती है। यू कैन से दैट अप टू 5% ऑफ द केसेस, तो उनमें ये वाली चीज हो सकती है। बट इवन इन दिस केस, डू यू थिंक दैट टर्मिनेशन इज मैंडेटरी इन दिस पेशेंट? नहीं और मैडम, ये तो इंट्रा रिवर्स। यूट्राइन हम्म
मैडम इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन से 94% हाइड्रॉप्स जो पार्वो से होते 94%. हैं Yes, वो yes, 6 ma'am. वीक्स में रिवर्स हो जाते हैं। हाँ, उसमें हम ये कर 12 सकते हैं weeks. बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे कि हम इम्यून में करते हैं कि हाँ जब जी। उसमें अल्ट्रासाउंड के साथ भी करते हैं, मिडल सेरेब्रल आर्टरी फ्लो के साथ भी कर रहे होते हैं, एंड मोर स्पेसिफिकली थ्रू कॉर्डोसेंटेसिस टू डिटरमिन द फीटल हीमोग्लोबिन, या फिर एमनियोसेंटेसिस से हमें बिलीरुबिन वो सारा वो लेवल पता चल जाती है, जिसमें हमें फीटल एनीमिया का स्टेटस और लिमिट पता चल जाती है, एंड देन वी हैव टू transfuse the baby with that मैम intrauterine transfusion, वो हम देने के लिए उसको मैम लो हीमोग्लोबिन को कॉम्पनसेट करने के लिए। मैम ठीक है, वंस हाइड्रोप डेवलप हो जाए तो फिर तो आउटकम पुअर होता है उसका बेबी का। डिपेंड्स अपॉन के उसमें हाई ड्रॉप्स की बेसिकली एक्सटेंट सेवेरिटी और क्या है। ठीक है ना, ये अब इसमें चूंकि 24 वीक्स पे है, 24 वीक्स पे अभी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का फ्लो जो है वो कम होता है एज पर जेस्टेशन। मैक्सिमम इसका होता है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का फ्लो एट 32-34 वीक्स। लेकिन अगर अब मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का फ्लो एबनॉर्मली रेज्ड होगा इन द सिचुएशन ऑफ फीटल एनीमिया, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है ना, ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट है, तो उसमें किसी हद तक वो क्योंकि हमने सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन डिटरमिन करनी है। इफ देर इज नो ग्रॉस हाइड्रॉप्स, यानी ग्रॉस हाइड्रॉप्स की भी कुछ फीचर्स होती हैं, और उसमें अब ये जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है उसमें स्किन ओडीमा, एसाइटिस कितनी है, प्लूरल इफ्यूजन कितनी है, डेफिनेटली ये बहुत अर्ली स्टेज नहीं है, ये समझो कि एक मॉडरेट वाली स्टेज है। और उसमें दिस यू हैव टू टॉक टू द पेशेंट, एंड दिस एस्पेक्ट यू विल कवर इन द काउंसलिंग विद द पेशेंट। तो काउंसलिंग में ये आप बताओगे कि इसमें इस वजह से हुआ, वायरस का इन्फेक्शन था जिसने रेड ब्लड सेल्स को तोड़ दिया, ये आपको किसी हद तक बताना पड़ता है। और उसके बाद ये है कि इसमें जो है वो इसका इलाज ये होता है, लेकिन बाज केसेस में हो सकता है ये काम ना करे, बट वी कैन टेक अ चांस बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट दैट वर्सन। उसमें कोई हिपैटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली या कार्डियोमेगाली नहीं हुई, विच आर द एडवांस्ड स्टेज सॉफ्ट मार्कर्स एज डिटरमिन ऑन अल्ट्रासाउंड। तो माइल्ड या मॉडरेट फॉर्म ऑफ हाइड्रॉप्स कैन बी मैनेज्ड बाय इन यूट्रो ट्रांसफ्यूजन आफ्टर डिटरमिनिंग द, क्योंकि देखो जब आप वायरस का एक अपना टाइम पीरियड है ना, उसने वायरस ने तो खत्म हो जाना, इम्यून में कॉज ऑलवेज रिमेन देयर, क्योंकि वहां पे जो है वो ब्लड ग्रुप बच्चे का और माँ का डिफरेंट होता है, तो वो जो पैथोलॉजी है दैट इज ऑनगोइंग। लेकिन यहाँ पे ऑनगोइंग पैथोलॉजी नहीं है, वायरस इज सेल्फ लिमिटिंग, आप उस वायरस के लिए कुछ नहीं कर रहे, उसने खुद से ही लिमिट होना है बाय द इम्यून सिस्टम, बट एज द बेबी हैज बीन अफेक्टेड, तो आप बेबी के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए आप उसको फिर इन ट्यूटो ट्रांसफ्यूजन करते हो, ताकि वो जो अनीमिया है, फीटल एनीमिया, विच इज बेसिकली precipitating the congestive cardiac failure status of the baby, can be mitigated। ठीक है, तो इसको उस सूरत में, बट यू विल क्लियरली टेल द पेशेंट दैट दिस ऑप्शन कैन बी ट्राइड, क्योंकि अभी तक इसका हार्ट एनलार्ज नहीं हुआ, इसको हेपेटोस्प्लेनोमेगाली नहीं हुई, so the moderate stage has just started in the form of pleural effusion। जाहिर है जो congestive cardiac failure होता है उसमें हर तरफ फ्लूइड जमा हो जाता है। मैम अगर इधर सीएमवी होता है तो ये फिर वाले हमें क्या ऑप्शन पेशेंट को कर काउंसलिंग सकते करनी थी? हैं। हाँ जी, मैम सीएमवी इन्फेक्शन अगर होता तो फिर पेशेंट को हमने कैसे काउंसलिंग करनी थी? देखो अगर सीएमवी होता तो ये सिचुएशन भी ना होती, हाइड्रॉप्स वाली सिचुएशन एटलीस्ट ना होती, विच इज अ टिपिकल सिनेरियो ऑफ हाइड्रॉप्स। हाइड्रॉप्स ऐसे तो नहीं ना, ये उसकी फीचर्स नहीं है, उसमें हाइड्रोकेफेलस हो सकता है, वेंट्रिकुलोमेगाली हो सकती है, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू बेसिकली प्रिडिक्ट दैट व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन शी माइट बी हैविंग। और बाकी कॉन्टेक्ट का तो हम बाज दफा नहीं ट्रेस आउट कर सकते, पेशेंट खुद एसिम्प्टोमेटिक होता है बाज दफा, वो तो सिर्फ आपके पास आएगा बाज दफा अल्ट्रासाउंड ही करवा के बस, और उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको पता चलेगा कि दिस माइट बी द केस। ठीक है, यस मैम। तो इसको अब हम यहाँ पे करते हैं बंद। अब तीसरा केस है जो कि पेशेंट सेकंड ट्राइमेस्टर में है, प्राइमी ग्रेविडा है, नहीं प्राइमी ग्रेविडा नहीं, आई थिंक शी वाज सेकंड ग्रेविडा, और इसमें
जो है वो हाई ड्रॉप्स नहीं, इसमें तो शायद हाई ड्रॉप्स नहीं है, CMV IgM इज पॉजिटिव। मैम हाइड्रॉप्स की वजह से जो वर्कअप करवाया था उसमें CMV पॉजिटिव आया अच्छा हाई ड्रॉप्स था इसका, ठीक है। लेकिन हाई ड्रॉप्स में और क्या क्या पॉजिटिव था? हाई ड्रॉप्स था या हाइड्रोकेफलस था? क्योंकि मैम हाई हाइड्रॉप्स ड्रॉप्स भी फुल फ्लैज होता नहीं है CMV में, ये बड़ा ऐसा रेयर है, उसमें कोई और वजह भी जरूर होगी। फिर कोई ब्लड ग्रुप की डिस्पैरिटी तो नहीं थी? नो मैम। अच्छा, और हाई ड्रॉप्स के साथ और क्या फीचर्स थे? मैम उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यूरिंग ड्यूटी फीवर फ्लू और प्रॉपर रैश इन्फेक्शन हुआ था और ओके। उसके बाद मैम शी गॉट बेटर और उसके बाद जब उसने स्कैन करवाया तो 16 वीक्स पे वेलबिंग के लिए तो उसमें हाइड्रोपिक 16 फीचर्स थे। वीक्स पे फिर उसका हाई ड्रॉप्स था, और कोई वजह नहीं थी? कोई एनॉमलीज या नो एनॉमलीज तो मैम। खैर उसके नतीजे में हो सकती हैं। अब इसमें ये है कि हाई ड्रॉप्स जो है वो ड्यू टू अब कार्डियक एनॉमलीज भी इसमें हो सकती हैं। जो CMV उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ एंड एज IgM वाज पॉजिटिव, तो उसके नतीजे में जो एनॉमली हुई हो सकता है उसकी वजह से हाई ड्रॉप्स डेवलप हो गया। डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ CMV इन्फेक्शन हाई ड्रॉप्स इज रेयर, उसमें हाइड्रोकेप्टस के ज्यादा चांसेस होते हैं। अलबत्ता कार्डियक एनॉमलीज ये कर सकता है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली कर वो अमूमन ज्यादातर ये जो कंजेनिटल CMV इन्फेक्शंस होते हैं उसमें हेपेटोस्प्लेनोमेगाली का ज्यादा होता है। But still, all these anomalies, which can be a result of primary CMV infection, can cause high drops secondarily. अब ये जो पेशेंट है जिसका CMV IgM पॉजिटिव था और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाकर 16 वीक्स पे पता चला और उसको हाई ड्रॉप्स हुआ है IgM, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको इन्फेक्शन हुआ और वहां पे इसकी एनॉमलीज डेवलप हुई और उसके नतीजे में हाई ड्रॉप्स हुआ। व्हाट विल बी द मैनेजमेंट? इसमें मैनेजमेंट क्या होगी? मैम मैनेजमेंट तो मैम Now the वर्कअप होने के management will बाद be different. Now the management will be different. वो क्या होगी? एक CMV इन्फेक्शन का एक एंड रिजल्ट हमारे सामने आ गया, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता चला। हालांकि पेशेंट को सिम्टम्स थे और वो सिम्टम्स उसको सारे हुए, IgM अब पॉजिटिव भी आ गया है, तो ये तो फुल फ्लेज इन्फेक्शन के सारे पैरामीटर्स हैं और अब इस वक्त उसको हाई ड्रॉप्स भी है, मीनिंग दैट फीटस हैज बीन इन्फेक्टेड। तो कम से कम इसमें 40% चांसेस होते हैं कि ये फीटल एनॉमलीज में जाए और वहां पे फिर हमें टर्मिनेशन ऑफर करनी पड़ती है। सो द मैनेजमेंट विल बी डिफरेंट इन दिस केस। अब ये देखो, फॉर द सेम टाइप ऑफ सिनेरियो, सिर्फ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमारी मैनेजमेंट हर केस में फर्क थी। तो यही चीज है। एक और जो इससे रिलेटेड, अब मेरा ख्याल है कोई इशू तो नहीं है ना, ये जो CMV का इन्फेक्ट जो हमने थर्ड केस से डिस्कस किया, क्योंकि इसमें आपने फिर टर्मिनेशन ही ऑफर करनी है बिकॉज इट्स वेरी अर्ली स्टेज, मीनिंग दैट द फीटस हैज बीन अफेक्टेड फुली, और उसमें उसकी प्रेगनेंसी चलाना जो है वो मुश्किल होगा क्योंकि लेटर ऑन जो है वो फीटल सर्वाइवल। मैडम ये कितने वीक्स थी? जी, ये कितनी वीक्स थी जो लास्ट वाला केस था? ये 16 वीक्स पे इसका हाई ड्रॉप्स डेवलप हुआ, सो इट वाज वेरी अर्ली। तो ठीक है, मैडम इसमें ये एविडिटी टेस्ट से ये नहीं कंफर्म करेंगे कि इन्फेक्शन प्राइमरी देखो है या सेकेंडरी? इसमें अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हो गया ना, इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका हुआ है, तो इट मीन्स कि अभी ये 3 मंथ्स वाली ड्यूरेशन टाइम पीरियड में है जिसमें एविडिटी विल बी लेस देन 30%, यानी एविडिटी उसका जो है वो कम होगी। और एविडिटी बेसिकली बाज दफा जब आप पेशेंट जो है वो, और IgM भी, IgM 3 महीने तक नहीं रहता, IgM ज्यादा से ज्यादा जो है वो 6-8 हफ्ते तक रह सकता है, तो उसके बाद सारे साथ साथ IgG भी बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अब मैटरनल इन्फेक्शन के बाद कम से कम 4 हफ्ते बाद दफा लगते हैं फॉर द फीटस टू बी अफेक्टेड। यही वजह है कि अगर फीटल इन्फेक्शन को देखना है कि फीटस अफेक्ट हुआ या ना हुआ इस खास वायरस के साथ, तो उसके लिए फिर आप एमनियोसेंटेसिस करते हो मिनिमम 4 वीक्स के बाद। जब मैटरनल इन्फेक्शन हुआ उसके 4 वीक्स के बाद बाद दफा ये टाइम ड्यूरेशन 6 हफ्ते तक भी चली जाती है। तो फीटस का जो इन्फेक्शन है वो लेटर ऑन डेवलप होता है, ये नहीं होता कि पेशेंट मदर को इन्फेक्शन हुआ और उसके फौरी बाद ही साथ ही
जो है वो 2-4 इफेक्ट हो जाए। तो एविडिटी टेस्टिंग इज व्हेन वी डोंट नो द ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन एट विच द पेशेंट हैड दिस इन्फेक्शन, क्योंकि इसमें लेस देन 3 months जो एविडिटी टेस्टिंग है दैट विल बी वीक एज कंपेयर टू द लॉन्ग क्रॉनिक इन्फेक्शन जिसमें एविडिटी काफी स्ट्रांगली पॉजिटिव होती। ठीक है, और उसके अलावा बाकी जाहिर है टाइप ऑफ आईजीएम और जो आईजीजी है उसमें राइजिंग आईजी टाइटर्स भी जो होते हैं वो भी इंडिकेट करते हैं। उसमें आप जाहिर है फिर वो सैम्पलिंग रिपीट आप करते हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि अब रुबेला का हम कहते तो हैं कि एमएमआर के साथ इसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, बट समटाइम्स नॉट। और इसमें बावजूद इसके कि पेशेंट को एमएमआर लगा हुआ होता है, उस पे जो है वो उसका इम्यून रिस्पॉन्स वीक होता है, फिर उसके बाद उसको 2 दफ़ा हम लगा सकते हैं, बट स्टिल इफ लो द पेशेंट इज ऑलवेज एट रिस्क ऑफ रूबेला इन्फेक्शन। तो इसलिए उसमें भी हम आईजीजी करवाते हैं, और बाज़ दफ़ा वैक्सीनेशन के बावजूद आईजीजी वीकली पॉजिटिव आता है, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीनेशन फेलियर हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन नहीं है, बट दिस फिनोमेना डज एग्जिस्ट। तो आईजीजी रुबेला आईजीजी पॉजिटिव होने का मतलब जो अगर बहुत वीक पॉजिटिव हो तो पेशेंट एट रिस्क होगा, तो इसलिए उसमें फिर हमें जरा थोड़ा सा जो उसकी स्क्रीनिंग है वो उस हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ती है। तो अच्छा, दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रही थी कि व्हाट इज द रोल ऑफ टॉर्च इन्फेक्शन स्क्रीनिंग टॉर्च प्रोफाइल इन द केस ऑफ रिकरेंट एबॉर्शंस। ये हमारा एक लास्ट पॉइंट होगा, उसके बाद हम क्लास बंद करते हैं, क्योंकि ये बड़ी दफा ये बहुत दफा ऐसा होता है कि पूरी टॉर्च प्रोफाइल की हुई होती है रिकरेंट एबॉर्शन के केसेस में। मैम नो रोल। नो रोल। एक स्पोरेडिक इवेंट, एक सिंगल इवेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर है, मिसकैरेज इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस पेरिनेटल इन्फेक्शंस, बट फॉर वन टाइम ओनली। क्योंकि अगर सीएमवी इन्फेक्शन हुआ मिसकैरेज हो सकता है, अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हुआ तो इन्फेक्शन हो सकता है, सॉरी मिसकैरेज हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि एक दफा टॉर्च हो गया तो एक दफा टॉक्सोप्लाज्मोसिस या सीएमवी हो गया तो हर दफा वही होगा। रिकरेंस हो सकती है, लेकिन उसमें फिर मिसकैरेज, रिकरेंट मिसकैरेज नहीं होता। अलबत्ता रिकरेंट मिसकैरेज में जो एंडोमेट्राइटिस है या जो क्लैमिडिया इन्फेक्शन है अनट्रीटेड, उनका रोल होता है, उसमें टॉर्च स्क्रीनिंग का रोल नहीं होता। इट कैन बी अ कॉज फॉर सिंगल मिसकैरेज, नॉट फॉर रिकरेंट मिसकैरेज। तो इसलिए हमेशा पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके, क्योंकि ये टॉर्च स्क्रीनिंग भी कोई इतनी सस्ती तो नहीं हो जाती, तो पेशेंट को हमें अननेसेसरी जो टेस्टिंग है जिससे हमें बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं मिलती एज रिगार्ड टू द कॉज फॉर द रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, उसमें और इतनी सारी रीजंस हैं, तो उसको उस पे हम फोकस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सिनेरियो ऑफ दैट पेशेंट। क्योंकि जो क्लिनिकल सिनेरियो है उसके हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोफाइल है इवन इन अ पेशेंट विद रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस वो फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो चलें अब हम इसको बंद करते हैं आज की क्लास को। एनी क्वेश्चन? मैडम एबिलिटी टेस्ट जो हम देखते हैं इसमें यहाँ होता है पाकिस्तान में? एविडिटी टेस्टिंग होती है। एविडिटी टेस्टिंग बेसिकली अफिनिटी बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, और जैसे जैसे इन्फेक्शन लंबा होता जाता है, जो ये है जो इसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन, उसमें एविडिटी उतनी ही स्ट्रांग होती है, उतनी ही उसमें स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाती है बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। तो ये टेस्टिंग होती है लैब्स में, हर लैब में नहीं होती लेकिन कुछ लैब्स में होती है। तो उससे मैडम फिर मैडम टॉक्सोप्लाज्मोसिस इससे रुबेला रिलेटेड और नहीं है। सीएमवी का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका मैम टॉक्सोप्लाज्मोसिस रुबेला और सीएमवी का तो कोई नहीं, ट्रीटमेंट नहीं है, उसका तो टर्मिनेशन टॉक्सोप्लाज्मोसिस का ट्रीटमेंट है, सीएमवी का भी ट्रीटमेंट है, हर्पीस का भी ट्रीटमेंट है, और कौन सा इन्फेक्शन रह गया? रुबेला। रुबेला मैम का नहीं, ट्रीटमेंट तो है रुबेला लेकिन का नहीं है, रुबेला का नहीं है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में आप डेफिनेटली जब आप उसको डायग्नोस कर लेते हैं, तो डायग्नोसिस के बाद आपने मैटरनल इन्फेक्शन को डायग्नोस किया ना, बच्चा इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ वो आप एमनियोटिक फ्लूइड से डिटरमिन करोगे बाय पीसीआर ऑफ द वायरस। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट फर्क हो जाएगी इन अ केस ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस।
टॉक्सोप्लाज्मोसिस को आपने ट्रीट करना है इन द मैटरनल इन्फेक्शन स्पायरामाइसिन के साथ, और जितना स्ट्रॉन्ग इसमें वो आईजीजी पॉजिटिव होता है उतना उसको आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देना होता है, मिनिमम इज 3 वीक्स, लेकिन इसको बाद दफा टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी भी दिया जाता है स्पायरामाइसिन को डेली बेसिस पे ओरल फॉर्म में। लेकिन अगर बच्चा भी अफेक्टेड है तो उसमें सल्फासेलाजीन और उसमें एक और मेडिसिन इसमें मिलाई जाती है, पिरिमेथामीन है और इसके साथ सल्फाडायजीन है, और साथ इसके बाद फॉलिक एसिड भी कंबाइन किया जाता है क्योंकि ये एंटीफोलेट होता है। तो ये वाली मेडिसिन उसको फिर मदर को दी जाती हैं सो दैट द फीटस इज नॉट इन्फेक्टेड, तो उसमें ट्रीटमेंट मौजूद है। लेकिन जो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं इन सारे पेशेंट में बहुत मैटर करते हैं, जिसमें डेफिनेटली जो कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन है वो भी, यानी आपको अगर पता है किसी को इन्फेक्शन है तो आप उसके पास ना जाएं। इवन फीवर फ्लू का क्या पता होता है कि उसमें कौन सा टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो, सो यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। और इसके अलावा जो बाकी जो हैं वो खास तौर पे टॉक्सोप्लाज्मोसिस के सिलसिले में जो प्रिकॉशंस होती हैं वो सारी आपने करनी होती। सिमिलरली सीएमवी नॉट हम रूटीन वाली तो एंटीवायरल नहीं देते, लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीवायरल विच कैन बी ट्राइड, और उसका मकसद यही होता है वायरल लोड को कम करना और उसमें उसको जो है वो उसमें फीटल इन्फेक्शंस को बचाना। एंड देयर इज ट्रीटमेंट फॉर द चिकन पॉक्स, देयर इज ट्रीटमेंट फॉर द हर्पीस ऑल्सो, एसाइक्लोवर, क्योंकि ये सारे जो हैं वो बेसिकली हर्पीस वायरस के ही एक डिफरेंट फॉर्म्स है। तो इसमें ये हर्पीस मैडम सिम्प्लेक्स लेकिन सीएमवी में जो पेशेंट है उसको तो कोई सिम्टम नहीं होंगे ना, जो सीएमवी में पेशेंट है ना ये सिम्टम, इसीलिए तो बार दफा हमें ये पता नहीं होता कि पेशेंट को ये इन्फेक्शन हुआ, वो तो अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चलता है कि ये चीज है। और खास तौर पे चूंकि हर जी इन्फेक्शन के जो सॉफ्ट मार्कर्स हैं, फीटल सॉफ्ट मार्कर्स हैं, वो कुछ ओवरलैप करते हैं, जैसे सीएमवी और रूबेला के ओवरलैप करते हैं, और उसके बाद फिर हम अगर फर्ज किया हमें उस पर डिफ्रेंसिएशन नहीं होती, एंड देयर आर ओवरलैपिंग सॉफ्ट मार्कर्स नॉट पिक्यूलियर विद। अब सीएमवी का एक खास तौर पे जो है ना वो एक सॉफ्ट मार्कर जो बड़ा उसका डायग्नोस्टिक है वो है कि उसमें एक हाइपोएकोइक सिस्ट टाइप चीज होती है इन ऑक्सीपिटल लोब, तो लेकिन वो हर कोई नहीं उसको डिटेक्ट कर सकता। अब इसी तरह से जो रूबेला के हमें पता है कि वो क्या है, इंट्रासेरिब्रल कैल्सिफिकेशंस हैं, हाइड्रोकेफलस हो सकता है, माइक्रोकेफली हो सकती है, कार्डियक एनोमलीज हो सकती हैं, तो ये तो रूबेला में भी होती हैं। रूबेला सीएमवी के बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं, और पार्वो वायरस की तो है ही हाइड्रोप्स टेलिस वाली पिक्चर। इसी तरह से जो अर्ली चिकन पॉक्स इन्फेक्शन है उसमें भी उसके अपने सारे मार्कर्स होते हैं। तो वहां पे जहां पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते वहां पे फिर आप ये सारी स्क्रीनिंग करवाते हैं कि रूबेला की भी, सीएमवी की भी, फिर आप वेरिसेला की भी करवा सकते हो, ये सारी चीजें फिर आप करवाते हैं। और हर्पिस का तो आपको पता ही है कि उसका लेटर जेस्टेशन में जाके ज्यादा इफेक्ट होता है विद इन 6 वीक्स ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ। और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में हमें ये एहतियात करनी होती है कि पेशेंट को जब एक्यूट इन्फेक्शन हो तो उसके कम से कम 5 से 7 दिन बाद ही पेशेंट डिलीवर हो, इफ इट इज पॉसिबल, यानी कोई फीटल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्योंकि अगर उससे पहले हो गया, अब प्रीटर्म लेबर भी तो हो सकती है ना ऐसे इन्फेक्शन पे, अगर उससे पहले हो गया तो एंटीबॉडीज ट्रांसमिट नहीं होती बच्चे में। बच्चे में जो है वो नियोनेटल इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला उसके जो है वो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हैं विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। मॉर्टेलिटी इसमें 30% तक चली जाती है, 30% तक। तो ये जो टाइम पीरियड है ना ये हमें सारा फिर, सो वी हैव टू बेसिकली नो द रीजन ऑफ। और हर्पीस में तो वैसे ही बहुत वेजिकुलर वो होते हैं, सारे वेजिकल्स होते हैं जो कि जेनिटल एरिया, स्पेशली इन द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 टाइप 2 में। ठीक है, चलो जी, अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है। बेसिकली जब आप लोग इसमें बताते हो तो दिस इज इजी टू सिलेक्ट अ टॉपिक कि जो आपके वीक एरियाज हैं यू ऑल कैन डिस्कस एंड देन यू कैन फॉरवर्ड टू इमरान साहब।
मैम ठीक है इस बार ना मैम एग्जाम में मल्टीपल सिनेरियोज आए हैं एब्डोमिनल पेन के साथ, तो किसी में पेशेंट को सिर्फ थी किस मैम एब्डोमिनल पेन के साथ ना मल्टीपल सिनेरियोज आए हैं एग्जाम में इस बार। अच्छा मैम किसी में पेशेंट को यूटीआई था, ऑप्स की पेशेंट थी, किसी में पेशेंट को एब्डोमिनल मैस था, किसी में पेशेंट को फाइब्रॉइड था, मीन्स कि डिफरेंट थे, कोई तो ओपिनियन मैच डेफिनेटली अब एब्डोमिनल पेन बेटा ये तो हर डिजीज के अपना स्पेसिफिक, ये तो हम फाइनल ईयर को पढ़ाते हैं कि पेशेंट मैम तो एब्डोमिनल पेन के साथ आए, आप उसकी कॉज कैसे रूल आउट करोगे ऑन हिस्ट्री, बिकॉज एवरी डिजीज causing the abdominal pain has its own set of symptoms. तो उसी से पता चल जाता है, हिस्ट्री अगर सही तरीके से ली हुई हो तो हमें उसी पे पता चल जाएगा एब्डोमिनल पेन किस वजह से हो रही है। हर चीज मैडम काली फाइब्रोइड जो है वो फाइब्रोइड जो है वो उसका एक अपना सेट पैटर्न है ऑफ सिम्टम्स, यूटीआई का अपना है, जीआई डिसऑर्डर्स का अपना है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मुश्किल है। मैम मैडम आप करा दें कार्डियक abdominal डिजीजेस pain करवा में दें। patient- मैं कहूंगी कि सबसे इजी सिनेरियो होगा, ऐसा ही था। जी मैम मैंने कहा ये तो फिर सबसे इजी वो होगा स्टेशन, क्योंकि ये तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतनी कोई कॉम्प्लेक्सिटी है। मैडम इस मैम दफा तो जो क्रॉनिक मैथ पेल्विक के पेन में साथ एंडोमेट्रियोसिस फिर था तो पेशेंट को, और क्या था? पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस था, क्रॉनिक पेल्विक पेन थी, और पेशेंट को पेन की ट्रीटमेंट ही चाहिए थी, नॉट कंसर्न विद द फर्टिलिटी। ओके ठीक है मैम ठीक है। एक जनरलाइज्ड करवा देना कि एब्डोमिनल पेन के साथ आते हैं तो हमने अप्रोच कैसे करना है, बाकी मैनेजमेंट तो अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस ही होगी ना। हाँ हाँ अच्छा, मैम अप्रोच तो भी वैसे जाहिर सिम्टम्स के थ्रू ही होती है, और उसके बाद फिर आप उसको एग्जामिनेशन पे देखते हो, और वो मतलब मैडम उसमें क्लियर कट हिस्ट्री थी डिस्मेनोरिया की, पेशेंट ने डिस्प्रोनिया डिस्मेनोरिया सब बताया था, हाँ तो पता चल गया था कि ये एंडोमेट्रियोसिस का ही मैं तो कह केस रही है। हूँ कि हर हर चीज का हर जो एब्डोमिनल पेन की है वजह, उसमें उसकी उसकी वजह के अपने सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको हर वजह के सिम्टम पता हैं तो फिर तो मुश्किल ही नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ कुछ चीजें हैं जो ओवरलैप करती हैं, जैसे बाद दफा एंडोमेट्रोसिस और एडिनोमायोसिस, अब दोनों हैं, फॉर्म वही है, एंडोमेट्रोसिस ही है, एक यूट्राइन है और एक आउटसाइड द यूट्रस है, आउटसाइड। एंडोमेट्रोसिस, इसीलिए उनके सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, और बाद दफा ये ओवरलैप कर जाते हैं विद द फाइब्रोइड सिम्टम which can coexist in 30% cases with the endometriosis or adenomyosis. ठीक है, चलो इसको बहरहाल किसी टाइम पे कर लेंगे, और अब हम क्लास करते हैं बंद। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। ओके मैडम, अल्लाह हाफिज, थैंक यू मैडम